शौक को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को कभी उछाला नहीं जाता, मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर, हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। तो करते हैं फ्रेंड्स आज की इस क्लास को स्टार्ट। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर क्रमांक 4 रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। दोस्तों इस चैप्टर से आपके एक तो आप सभी को पता है यहाँ से न्यूमेरिकल, इससे और चैप्टर क्रमांक 2 से न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल भी हम इसी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ से आपको पता है डेरिवेशन, जो प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण या अर्ध आयु काल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है और कई बार पूछा गया है और इस वर्ष भी पूछा जा सकता है। तो हम इसी चैप्टर में इन पर भी डिस्कस करेंगे, अति लघुत्तरात्मक से लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और वीडियो को देखिए दोस्तों, मजा आने वाला है आज की इस क्लास में। तो बात करते हैं हम, बहुत मजा आएगा दोस्तों आज की इस क्लास में। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ताराचंद अकेडमी यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिंदी एंड इंग्लिश के कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, जिनमें से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास, रासायनिक अभिक्रिया वेग स्थिरांक का मात्रक बताइए। रासायनिक अभिक्रिया वेग स्थिरांक, ना तो आपको शून्य कोटि पूछा है, ना प्रथम ना द्वितीय, ओनली आपका जो वेग स्थिरांक का मात्रक होता है वो बता देना है। तो वेग स्थिरांक को किससे डिनोट करते हैं? के से। तो के बराबर सांद्रता की पावर 1 माइनस एन और समय की पावर -1, जहां एन क्या है? अभिक्रिया की कोटि होती है। एन क्या है? अभिक्रिया की कोटि है फ्रेंड्स। बात करते हैं क्वेश्चन क्रमांक 2 क्या है आपके सामने। क्वेश्चन क्रमांक 2 आपको दे रखा है, अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? परिभाषा लिखना है। एक तो अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की घात। दोस्तों जो डेफिनेशन है एक नंबर की बोर्ड एग्जाम पूछ लेता है और समीकरण भी देके पूछ सकता है कि इसमें अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के वेग समीकरण में सांद्रता पद घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के वेग समीकरण में सांद्रता पर, कंसंट्रेशन के ऊपर होती है दोस्तों, उन सभी घातों के योग को क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन क्रमांक 3 क्या है आपके सामने। एमीन का हाइड्रोजनीकरण किस कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है? बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछे भी गए हैं। एमीन का हाइड्रोजनीकरण किस कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है बताइए? शून्य कोटि की है या प्रथम की है या द्वितीय की है? तो दोस्तों ये उदाहरण है आपके सामने प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का क्या है? उदाहरण है। ये 3 प्रश्न आपको क्लियर हो गए होंगे, यदि नहीं हुए हैं तो नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो जल्दी से आप क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन क्रमांक 4 पर। करते हैं फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन क्रमांक 4 आपको दिख रहा है, छद्म एकाणुक अभिक्रिया किसे कहते हैं? आपको इसकी क्या लिखनी है? डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अणु संख्यता 2 परंतु अभिक्रिया की कोटि 1 होती है, यानी अभिक्रिया की कोटि 1 होनी चाहिए और अणु संख्यता है वो 2 होनी चाहिए, उसे छद्म एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। अब अभी हम डिस्कस करेंगे अणु संख्यता क्या है, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। बोर्ड एग्जाम इनमें दोनों में डिफरेंस भी पूछा हुआ है और आज हम भी इस पर डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड जल्दी से। तो अभिक्रिया, छद्म एकाणुक अभिक्रिया की डेफिनेशन हो गई। बात करते हैं क्वेश्चन क्रमांक 4, सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं और आरेनीय संकल्पना का सूत्र लिखिए। सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं और आरेनीय संकल्पना का सूत्र लिखिए। सक्रियण ऊर्जा आप सभी को पता है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और याद भी होगी आपको। क्रियाकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा जिससे वह संक्रियत संकर कर सके उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। क्रियाकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा जिससे वह सक्रियत संकर कर सके उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। और दोस्तों सक्रियण ऊर्जा का आपके जो बुक है उसमें आपका क्या दिया हुआ है? ग्राफ दिया हुआ है, जिसका ग्राफ पहले ऊपर चढ़ रखा है फिर नीचे आ रहा है, उस ग्राफ को भी आप ध्यान से देख लेना एक बार। आरेनीय संकल्पना सूत्र, आरेनीय संकल्पना सूत्र क्या होता है? होता है के बराबर ए ई की पावर है -EA/RT, -EA/RT। यदि प्रश्न ओनली ये पूछ ले तो आपको पूरे बताना है कि यहाँ EA क्या है, R क्या है, TA क्या है, T क्या है। यदि आपने नहीं बताया तो आपका नंबर कटेगा, ये गारंटी है दोस्तों। जहाँ K बराबर है वेग कांस्टेंट,
वेलोसिटी कांस्टेंट, वेग स्थिरांक। ए है आरएनएस केश या कांस्टेंट आरएनएस कारक या स्थिरांक। ई ए क्या, ई ए है दोस्तों सक्रियण ऊर्जा। आर क्या है, गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 8.314। आर क्या है, गैस स्थिरांक। टी क्या है, टेम्परेचर, ताप है। टी क्या है फ्रेंड्स, टी है टेम्परेचर। दोस्तों तबीयत थोड़ी डाउन है, आपको बोलने में पता चल रहा है। आप फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए दोस्तों, तब मज़ा आ जाएगा अपने को। हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिंदी एंड इंग्लिश की। बस आप दबा के शेयर करना, आपको कुछ नहीं करना। ऑफकोर्स इसका कॉस्ट फ्री चार्ज रहने वाला है दोस्तों, 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा ताराचंद अकेडमी यूट्यूब चैनल की ओर से आपके पास। बस आपको तो दबा के शेयर करना है और कुछ नहीं करना है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन क्रमांक 6 पर। क्वेश्चन क्रमांक 6 आपको दिख रखा है, अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता में अंतर स्पष्ट कीजिए। यदि प्रश्न में अणुसंख्यता पहले दे दे और कोटि बाद में दे देना है तो आपको पहले कोटि अणुसंख्यता लिखनी है, बाद में कोटि लिखना है। जो पहले दे रखा उसको पहले, जो बाद में दे रखा उसको बाद में। ठीक है, तो आपको पहले क्या लिखना है, अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता में विभेद या अंतर। अब आपको मैंने पहले बताया था कि जब प्रश्न में विभेद अंतर का प्रश्न आ जाए तो उसको डिब्बे से करना है, गांठ बांध के रख लेना है। पैराग्राफ से करोगे प्रश्न नंबर 4 का होगा, 5 का होगा, 3 का होगा, पूरे नंबर नहीं देगा। आधा ही नंबर काटे, एक ही नंबर काटे पर काटेगा जरूर, गारंटी है। तो आपको ऐसे भी प्रश्न आता है तो आप इसी प्रकार लिखिए। तो क्रम संख्या यानी कितने अंतर आप बता रहे हो, अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता कितने डिफरेंस है। तो देखिए अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, इसका मान 0 हो सकता है। अभिक्रिया की कोटि को यदि घातों को आप योग करोगे तो 0 हो सकता है, लेकिन अणुसंख्यता का मान कभी भी 0 नहीं होगा। क्या नहीं होगा, 0 इसका मान कभी भी नहीं होगा। जबकि इसका मान पूर्णांक या दशमलव होता है, यानी 1 1 2 3 4 ये हो सकता है, माइनस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है अभिक्रिया की कोटि, और दशमलव में भी हो सकती है कि 1/2 आएगा तो उसका 0.5 ही आएगा। ये कभी भी, ये हमेशा पूर्णांक होती है, प्लस माइनस में होगी, लेकिन दशमलव में नहीं होगी, ध्यान रख लेना। नंबर 3 है, ये प्रायोगिक मान है। ये कौन सा मान है फ्रेंड्स, प्रायोगिक मान है। जबकि जो अणुसंख्यता है वो कौन सा मान है, सैद्धांतिक मान है, प्रैक्टिकल मान है। और ये जो सैद्धांतिक हल निकालते हो वो मान है। और यदि आपको 4 डिफरेंस पूछे तो आप अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की अणुसंख्यता की आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन क्रमांक 6 हो गया है आपका। बात करते हैं क्वेश्चन क्रमांक 7। इन अभिक्रिया की कुल कोटि, जो आपको नीचे व्यंजक दे रखे हैं, इन अभिक्रिया की कुल कोटि की गणना करो जिनका वेग व्यंजक निम्न है। ए दिया हुआ है के वेग स्थिरांक है, ए की घात 1/2, बी की घात 3/2। ये क्या है, सांद्रता 1/2 और 3/2 क्या है, घात। अब कुल कोटि क्या होती है, सांद्रता पर उपस्थित घातों का योग। तो घातें कितनी है, देखिए यहाँ देखिए आप फ्रेंड्स, 1 नंबर का प्रश्न बोर्ड एग्जाम पूछा जा सकता है। वेग बराबर फॉर्मूला दिया हुआ है पहले, के ए की पावर 1/2, बी की पावर 3/2। अब क्या करते हैं, तबीयत थोड़ी डाउन है फ्रेंड्स, तो वेग, अब कुल कोटि कैसे निकालोगे, दोनों घातों का क्या कर दोगे आप योग। 1/2 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा, 2 LCM आ जाएगा, 1 + 3 4/2 अर्थात 2। तो आपको लिखना है, जहां पर 2 कोटि आ जाए आपको पता है कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी। कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी फ्रेंड, द्वितीय कोटि की रिएक्शन हो जाएगी, सेकेंड कोटि रिएक्शन। दूसरा है आपके सामने वेग बराबर के ए की पावर 3/2, बी की पावर -1। ठीक है, तो कुल कोटि कितनी हो जाएगी, 3/2 -1 बराबर 1/2, क्योंकि 3 - 2 LCM आएगा, -2 कितना हो जाएगा, 1/2। तो 1/2 कुल कोटि हो जाएगी। और जब 1/2 होती है तब उसकी कोटि कौन सी होती है, अर्ध कोटि की अभिक्रिया होती है। 2 आ गया तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, 3 आ जाए तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया हो जाती है। यदि आपको अभिक्रिया पूछ ले कुल कोटि की गणना करो, तो मैंने तो गणना कर दी, 2 और 1/2 आया है। बात करते हैं क्वेश्चन क्रमांक 8 पर। आज का जो क्वेश्चन क्रमांक 8 आपको दिख रखा है वो है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का व्यंजक व्युत्पन्न करो। व्यंजक आपको यानी ये भी आ सकता है, प्रथम कोटि की समीकरण व्युत्पन्न करो, यानी आपको सिद्ध करना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समीकरण क्या होता है। 4 नंबर का पूछा जाएगा डायरेक्ट प्रश्न दोस्तों, इसलिए मैंने पहले कहा था कि डेरिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, वो भी मैं आपको कराने जा रहा हूं। तो पहले आपको क्या मानना है, माना एक केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट,
यानी क्रियाकारक से किस में बदल रहा है, उत्पाद में बदल रहा है, जो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। प्रश्न में प्रथम कोटि दिया हुआ है इसलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब मान लीजिए ये किसी पहले शुरू में थी। अब यदि मैं टाइम बराबर 0 रखता हूं तब रिएक्टेंट जो क्रियाकारक है वो R0 हो जाता है और प्रोडक्ट कितना हो जाता है, उत्पाद 0 हो जाता है। लेकिन इसे मैं कुछ समय बढ़ा दिया जाए, ये तो अभी t बराबर 0 यानी कांस्टेंट वैल्यू पर है। यदि समय बढ़ा दिया जाए तब R रिएक्टेंट का मान R0 से बढ़कर क्या हो जाता है, R हो जाता है। तब प्रोडक्ट उत्पाद बन जाता है R0 माइनस R। मान लीजिए t बराबर 0 पर है, कांस्टेंट है, तो उत्पाद तो 0 बनेगा, आपको सबको पता है। लेकिन ये क्या बन जाएगा, R0 माइनस R बन जाएगा t समय पर। अब आपको पता है अभिक्रिया वेग समीकरण होता है माइनस डेल आर अपॉन डेल टी, या dr भी बोलते हैं इसे, माइनस dr अपॉन dt। तो dr अपॉन dt बराबर क्या होता है, kr। ये तो आपको समीकरण है, आप याद करना होगा मुझे, इसमें तो मैं क्या समझा सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं समझाने की बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ फ्रेंड्स आपको। अब देखिए यहाँ से अब आपको करना है माइनस डेल आर अपॉन आर बराबर, ये r को इधर लेके आना है, बराबर k dt। अब आपके सामने प्रश्न यह है कि r को आप नीचे क्यों लगा रहे हो। फ्रेंड जब भी किसी डेल r का अर्थ होता है समाकलन या अवकलन, तो समाकलन निकालते समय उसी चीज की वैल्यू जो ऊपर है उसी के नीचे वो आना चाहिए, तभी उसका क्या होता है, इंटीग्रेशन। यदि वैल्यू अलग अलग है तो उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, ध्यान रख लेना। तो r के नीचे r और k dt अलग रख दिया। k क्या है, कांस्टेंट है, तो उधर तो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है डेल को हटाने के लिए इक्वेशन 1 का इंटीग्रेशन करने पर, यानी हटाने के लिए इक्वेशन इंटीग्रेशन होता है समाकलन करने पर, तो समाकलन का साइन होता है ये, ठीक है, माइनस डेल आर, माइनस बाहर ले लेते हैं, डेल आर अपॉन आर बराबर के। अब के कांस्टेंट है इसलिए इसका तो हो गया बराबर डी टी। अब आपने एक, यदि आप मैथमेटिक्स वाले हो तो आपको तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बायोलॉजी वाले भी हैं हमारे पास, तो बायोलॉजी वाले को भी समझाना है। अब देखिए इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष हो रहा है फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन हो रहा है डेल आर के सापेक्ष। ये तो 1/r अलग हो जाएगा, डेल टी होता है कभी कभी डेल वी होता है, डेल आर अलग हो जाएगा, ये तो इसके सापेक्ष हो रहा है 1/r। तो 1/r बराबर 1/r डेल आर के सापेक्ष, और 1/r देखिए आप यहाँ रब कार्य मान लीजिए 1/x dx का होता है ln x, या इसे मैं डायरेक्ट log e बेस x भी लिख सकता हूँ। ln log e को आप x ln तभी लिख सकते हो जब इसका बेस e है, यदि 10 होगा तो आपको log x बेस 10 लिखना पड़ेगा, ध्यान रख लेना। इसलिए मैंने ln लिखा है, जब कुछ भी नहीं दिया हो तो e को ln मान लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/r का ln r हो जाएगा, ठीक है। और ln r माइनस का माइनस साइन आ जाएगा, माइनस ln r, या log जिसका बेस क्या है कुछ भी नहीं हो तो e मानना है, ध्यान रखना। 10 होता तब मैं इसको क्या नहीं रख सकता, ln नहीं रख सकता था, बराबर के। अब देखिए कांस्टेंट वैल्यू 1, यहाँ 1 है डेल टी के सापेक्ष, तो इसका समाकलन हो रहा है। 1 का समाकलन होता है जहां पर मान लीजिए टी के सापेक्ष हो रहा है तो टी आएगा, वी के सापेक्ष है तो वी आएगा। और यदि आपको मान लीजिए यहाँ पर अवकलन होता है तो कुछ भी नहीं है, अवकलन 0 होता है। ये समाकलन है, इसलिए वैल्यू जो यहाँ पर जो वैल्यू है वो एज इट इज उतार दीजिए, माइनस ln r बराबर के टी प्लस सी, के टी प्लस सी। सी कहाँ से आया अब आपके सामने, बायोलॉजी वालों की तो फिर दिक्कत है दोस्तों। जब अनिश्चित इंटीग्रेशन करते हैं, अनिश्चित समाकलन, तब वहां पर एक समाकल नियतांक आता है जिसे कहते हैं सी। आप यदि बुक में आई है दोस्तों, आई समाकलन नियतांक तो सी होता है मैथमेटिक्स में, वही सी से हमें यहाँ करना है, तो कोई प्रॉब्लम आपको कोई नहीं होगी दोस्तों। तो माइनस log r, या मैं इसे ln r भी लिख सकता हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होना है, या log r बेस e भी लिख सकता हूँ, बेस e बोलते हैं नीचे होती है उसे, बराबर के टी प्लस का होगा प्लस सी। इसे मैंने क्या दे दिया, इक्वेशन क्रमांक 2। अब मुझे इस सी का मान निकालना है, यदि मैं इस सी का मान निकालूंगा तभी तो मेरे पास वैल्यू आएगी। तो मुझे मान लीजिए मैंने इक्वेशन रखी थी इस समय t बराबर 0 पर, तो t बराबर 0 पर r बराबर क्या हो जाता है, r का मान r0 हो जाता है, तो r बराबर r0। इक्वेशन क्रमांक 2 से देख लीजिए, इक्वेशन क्रमांक 2 से, तो माइनस ln t बराबर 0 पर r क्या हो जाता है, r0 बराबर प्लस का है, ये माइनस नहीं है, ध्यान रखना, गलत कर रखा है मैंने यहाँ पर, बराबर के टी का मान 0 प्लस सी। तो देखिए k गुणा 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस सी, तो c बराबर क्या आ जाएगा, माइनस log या ln r0, क्योंकि यदि कुछ भी नहीं हो तो e मानते हैं, और जहां पर e हो उसे क्या लिख सकते हैं, ln। c बराबर माइनस ln r0 हो जाएगा। यदि c बराबर माइनस ln r0, अब देखिए c की वैल्यू आ गई। अब इस c की वैल्यू मुझे इक्वेशन क्रमांक 2 में रख दूंगा यदि मैं, तो माइनस log r बराबर या माइनस ln r बराबर के टी प्लस
के टी प्लस, अब ये माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस log r बराबर हो जाएगा के टी, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, बराबर के टी माइनस ln या log r नोट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आराम से समझा रहा हूं आपको जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो देखिए माइनस ln r बराबर के टी माइनस, अब c का मान क्या आया था ln r नोट, तो ln r नोट मैंने यहां पर रख दिया है। उसके बाद देखिए अब यहां से क्या करना है मुझे, के टी का जो प्लस है उसको तो इधर रख देता हूं। अब ये माइनस ln r नोट इधर जाने पर, माइनस का इधर जाने पर क्या हो जाएगा प्लस का, तो मैंने इसको तो इधर लिख दिया ln r नोट। अब माइनस ln r तो क्या है माइनस का ऋणात्मक है, तो इसको ऋणात्मक इधर रख दिया माइनस ln r। अब आपने यदि फॉर्मूला पढ़ा है, आपको बायोलॉजी वालों की जो दिक्कत है, लेकिन दिक्कत नहीं रहने दूंगा, मैंने बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए है, तो एग्जाम वालों को तो अपने को क्या करना है फ्रेंड, तैयार करना है पूरे। आपने फॉर्मूला पढ़ा था ln x माइनस ln y, फॉर्मूला पढ़ा था ln x माइनस ln y, इसे लिखते हैं ln x अपॉन y, ln x अपॉन y हो जाता है, तो ln x अपॉन y, तो देखिए यहाँ क्या है ln x माइनस ln y बोल सकता हूँ मैं इसे, तो इसे क्या लिख देता हूँ ln x अपॉन y, x कितना है r नोट अपॉन r हो जाएगा बराबर के टी। याद रख लेना, बायोलॉजी वाले को इतने आराम से समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, और मैथमेटिक्स वाले भी ध्यान से समझ लेना, 4 नंबर का आएगा डायरेक्ट, और 4 नंबर अचीव करना है मुझे। तो k बराबर कांस्टेंट वैल्यू का निकालना है मुझे, समाकलित वेग समीकरण उसका ही निकलता है, तो k बराबर ये t किसके नीचे आ जाएगा, बटे के नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 ln r नोट अपॉन r। ln किसे लिखते हैं, जिसकी बेस क्या हो e होती है। ठीक है, तो k बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, k बराबर हो जाएगा 1/t। अब ln को मैं क्या लिख सकता हूँ, log e भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ln जिसको लिखते हैं जिसकी बेस e हो, ln log e r नोट अपॉन r। अब इसे में मान लीजिए प्रश्न आपको जब हल करते हो तब आप हल के लिए यह फॉर्मूला लगाते हो, ध्यान रखना। यदि ये लगाओगे तो भी सही है, लेकिन आप ज़्यादातर log 10 में निकालते हो, प्रश्न भी ज़्यादातर log 10 में निकलवाता है। तब यदि log को कभी भी log 10 में बदलाना है, log e को कभी भी log 10 में बदलना है, तो उसे 2.303 से गुणा कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर गुणा कर दिया है, k बराबर 2.303 बटा टी log r नोट अपॉन r, जिसका बेस क्या है 10। ये क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा अपना, जहाँ k बराबर वेग स्थिरांक, t बराबर क्या है समय, r नोट प्रारंभिक सांद्रता, r बराबर r क्या है t समय पर क्रियाकारक की सांद्रता, वहां पर हमने देख ली थी फ्रेंड्स। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, कंप्लीट आ गया। ये फॉर्मूला आपका होता है। यदि आप ln में निकालना चाहते हो तो ये ऊपर वाला हो जाएगा, और यदि 10 बेस में निकालते हो तो ये हो जाएगा। ठीक है, और यहां तक आपको सिद्ध करके आना है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन क्रमांक 9, क्योंकि 10 तक डिस्कस करेंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल ज्ञात करो। वही डेरिवेशन आ गया, 3 नंबर का डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम पूछेगा, ये डेरिवेशन भी पूछ सकता है। तो अर्ध आयु काल किसे कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ध्यान रखिए, यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का लिख दिया तो गलत हो जाएगा। और अर्ध आयु काल पूछ रहा है तो आपको इसकी डेफिनेशन लिखोगे तो बहुत अच्छा लिखेगा। अर्ध आयु काल वह काल या वह समय जिसमें क्रियाकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता क्या माना था हमने, आर नोट, प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, उसे अर्धायु काल कहते हैं। वह काल जिसमें क्रियाकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है उसे क्या कहते हैं, अर्धायु काल कहते हैं। अब इसकी अर्धायु काल ज्ञात करते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। ये तो क्या हो गया, डेफिनेशन पूछे तो लिखना है, और ऐसे भी लिख सकते हो आप। अब आपके सामने आपने निकाला था k बराबर आर नोट माइनस आर बटा टी, आपने निकाला था जब आप क्वेश्चन प्रथम कोटि की अभिक्रिया हल कर रहे थे, तब वो जो वेग का फॉर्मूला निकाला था स्थिरांक का, वो होता है k बराबर आर नोट माइनस आर बटा टी, यह फॉर्मूला होता है। तो अब मैंने प्रारंभिक सांद्रता क्या मानी है, डेफिनेशन कहते हैं प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है। प्रारंभिक सांद्रता क्या थी, आर नोट अपॉन 2, प्रारंभिक सांद्रता क्या थी, आर नोट अपॉन 2। तो प्रारंभिक सांद्रता आर नोट, इसका क्या रह जाता है, आधा। तो आर की जगह में क्या रख दूंगा, आर नोट बटा 2, आर नोट माइनस आर नोट बटा 2। अब अर्ध आयु काल को ध्यान रखिए, किसे डिनोट करते हैं, टी के नीचे क्या आ जाता है, टी के नीचे आता है दोस्तों 1/2, जिसे अर्ध आयु काल का साइन होता है। तो मुझे तो अर्ध आयु काल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से 2 एलसीएम आएगा, क्या हो जाएगा, 2 आर नोट माइनस आर नोट। ठीक है, अब 2 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 टी की घात 1/2, यानी अर्ध आयु काल। के बराबर क्या हो जाएगा, 2 आर नोट माइनस आर नोट, कितना हो गया, आर नोट बटा 2 टी के नीचे 1/2। अब मुझे तो अर्ध आयु काल निकालनी है, टी के नीचे 1/2, के नहीं निकालना, तो टी की घात 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, आर नोट बटा 2 के, आर नोट बटा 2 के। इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है कि अर्ध आयु काल
शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल ज्ञात कीजिए जब प्रारंभिक सांद्रता यह है और k का मान कांस्टेंट दे सकता है। तो नीचे मैंने लिख दिया था शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल टी के नीचे 1/2 बराबर r0/2k होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्रमांक 10 को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको भी। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले तीनों कारकों का उल्लेख कीजिए। तीनों कारकों का, तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक समझाना है। पहला है क्रिया कारक की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभिक्रिया के द्रव्यानुपाती नियम से अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक के समानुपाती होता है। वेग v वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट रिएक्टेंट के समानुपाती होता है, अर्थात वेग बढ़ता है तो क्रिया कारक की सांद्रता बढ़ती है। यानी क्रिया कारक की सांद्रता बढ़ती है तो वेग बढ़ता है, और यदि सांद्रता घटती है तो वेग भी घटता है। अब मैं यदि आप इसका ग्राफ बनाना चाहे तो मैं इसका ग्राफ भी आपके सामने बना रहा हूं दोस्तों। देखिए आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, आपको दिख रहा है अभिक्रिया का वेग ये है और समय। यदि अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा तो देखिए समय भी बढ़ता जाएगा, और यदि अभिक्रिया का वेग घटता है तो समय भी क्या होता जाता है, आपस में घटता जाता है। ये दोनों आपस के क्या होते हैं, समानुपाती। ये हो गया, ये इसके मध्य ग्राफ हो जाता है। दूसरा है क्रिया कारकों का सतही क्षेत्रफल। तो सतही किसे कहते हैं, सतही भी पृष्ठीय को कहते हैं। सतही या पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसकी संपर्क सतह उतनी ही होगी। यानी क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना होगा उसका संपर्क सतह भी उतनी होगी और अभिक्रिया वेग भी उतना ही अधिक होगा। तीसरा है दाब का प्रभाव। लासातेलिय नियम के अनुसार उत्क्रमणीय रिएक्शन में दाब बढ़ाने पर साम्य वहां स्थापित होता है जहां मोलों की संख्या कम हो। यानी दाब बढ़ाने पर साम्य होता है, वो इक्विलिब्रियम वो वहां विस्थापित होगा जहां मोलों की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो ये थे दोस्तों आज के 10 क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पर। यहाँ से भी न्यूमेरिकल आ सकता है दोस्तों, और डेरिवेशन आएगा जरूर दोस्तों। तो यदि आपने अभी तक हमारा वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी प्यारे साथियों को ऑल दी बेस्ट, थैंक्स।